हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी और जितने भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप उसको बार बार रिवीजन कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे और उसको बार बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। कुछ भी हो, जब तक हम उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो याद नहीं होता है, एक टाइम के बाद वो भूल जाता है। चाहे वो कोई भी हो, जैसे मैं टीचर्स हूँ या कोई भी टीचर्स हैं, उन्हें क्लास पढ़ाने के पहले खुद एक बार देखना पड़ता है, क्योंकि कितना भी पढ़ा हुआ टीचर है कुछ टाइम के बाद वो सारे तथ्य भूलने लगते हैं और उनको याद करने के लिए फिर से रिवीजन बहुत ज़रूरी है। खास करके अगर आप नया शुरू किए हैं पढ़ना तो आपको तो बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक दो बार में तो समझ में आता है, उसके बाद व्यक्ति उस पर विचार करना शुरू करता है और फिर उसको गहराई से समझ पाता है। इसलिए जो भी क्लास हो बच्चों, उसको बार बार रिवीजन ज़रूर किया कीजिए। ये ना सोचिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बल्कि ये सोचिए कि जो आप देख रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करके उसको कंटेस्ट करें। और जब भी एग्ज़ाम टाइम में जो भी चीज़ें पढ़े रहें, चाहे कम चाहे ज़्यादा, नया ना पढ़ें, पुरानी चीज़ों को ही रिवाइज करें, ताकि जो आपके पास हो वो तो आपके पास मजबूती से हो, ताकि आप उतना तो कर पाएँ जितना कि करने की आपका सामर्थ्य है। तो इसलिए बच्चों खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या क्वेश्चन पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के जो क्लास में हमारा टॉपिक है ये अलाउद्दीन खिलजी से जो बचे हुए पॉइंट्स हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हम उसे ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अलाउद्दीन खिलजी में हम क्या शुरू करेंगे, अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन अपने इस बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये इनका काफ़ी सराहनीय वर्क था। ये आखिर मतलब ये जो इन्होंने किया था बाजार नियंत्रण का काम, ऐसा क्यों किया, क्या ज़रूरत थी इसकी, तो यहाँ पे अलग अलग राइटर्स अपना अपना मत देते हैं। जैसे जो बर्नी है वो कहते हैं कि जो सुल्तान हैं उन्हें बहुत बड़ी सेना रखनी थी। और सेना क्यों रखनी थी, क्योंकि जो सुल्तान है उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। उनका जो मन था या जो इच्छा थी कि वो पूरे भारत को विजित करें और साथ ही विश्व विजेता बने। और इस काम के लिए आप जानते हैं बड़े पैमाने पे सैनिकों की ज़रूरत होती है, साथ ही सैनिकों के प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, उसके बाद उनको वेतन भत्ते देने की ज़रूरत होती है। तो एक विशाल अस्थायी सेना रखना और उसे नकद वेतन देना इतना आसान नहीं था। उसको आसान करने के लिए, उस बोझ को कम करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। ये बर्नी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जो सामान होता है उसका मूल्य कम रखा जाए और उसी मूल्य पे सबको दिया जाए, सामान उसे कोई महंगा ना कर पाए, ताकि जो सैनिक है इतनी बड़ी मात्रा में अलाउद्दीन खिलजी ने रखा है, उसे कम वेतन पे रखा है और उस कम वेतन पे जो सैनिक वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो इस वजह से जो अलाउद्दीन खिलजी है इन्होंने बाजार नियंत्रण लेकर के आया, यानी कि सारे वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए और उनका मूल्य कम रखा, ताकि कम वेतन में ही जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और ये मेन रीज़न बताया जाता है बाजार नियंत्रण प्रणाली ही का कि सैनिकों को रखना या कम वेतन में उनका जीविकोपार्जन हो, इसीलिए ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने किया। कुछ और भी हैं विद्वान, जैसे इसामी हैं, ये कहते हैं कि नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा जनसाधारण की जो है सहूलियत के लिए किया था, ताकि जो जनता है या जो साम्राज्य में रहने वाले लोग हैं उन्हें वस्तुएं ज़्यादा महंगी ना मिले, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो इन सारी चीज़ों को दृष्टिकोण में यानी कि ध्यान में रखते हुए सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया, यानी कि मूल्य को नियंत्रित किया और सामानों को मार्केट में हमेशा उपलब्ध कराने का प्रयास किया। तो ये कुछ रीज़न बताए गए हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करने का, यानी कि ये उद्देश्य है। इसके अलावा आप देखेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली में है क्या, तो यहाँ पे 3 तरह के मार्केट को बांटा गया, यानी कि जैसे आज देखते हैं आप कि जब आप कहीं दुकान में जाते हैं तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि उस दुकान में एक ही वस्तु मिलता है, यानी कि अगर वहाँ पे जेंट्स का सामान मिल रहा है तो जेंट्स का ही सामान मिलेगा, लेडीज़ का मिल रहा है तो लेडीज़ का मिल रहा है, कहीं पे खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं तो सिर्फ खाने पीने की चीज़ें हैं और कहीं पे जो है दूसरी चीज़ें हैं तो मतलब दूसरी हैं। इसी तरह से उन्होंने मार्केट को बाँट दिया था। एक मार्केट उन्होंने कपड़ों का किया था, जिसको सहनाई मंडी या वस्त्र बाज़ार कहा जाता था। एक बाज़ार था जहाँ पे खाने पीने की वस्तुएं मिलती थी और जो तीसरा बाज़ार था वहाँ पे
जो घोड़े होते हैं, मवेशी होते हैं, दास दासी होते हैं, इनको खरीदा बेचा जा सकता था। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये 3 तरह के मार्केट थे या 3 तरह का बाज़ार था और उन बाज़ारों में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें बिकती थी और उन सभी का मूल्य निर्धारित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो वस्त्र हो और चाहे वो पशु पक्षी या इंसान हो, उनको भी खरीदने बेचे जाने का उस समय परंपरा थी। जो अनाज था इतनी कठोरता से यहाँ पे लगाया गया था नियम कि जो बरनी है वो कहते हैं कि अगर कोई जो बेचने वाला इंसान है किसी व्यक्ति को कम तौलता था सामान को, तो उसके शरीर से उतना मांस निकलवा लेते थे काट के, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं जितना वो कम तौलता था। इतना ज़्यादा जो है उनका सख्ती से उन्होंने लागू किया था। जो कपड़े का बाज़ार था वहाँ पर चाहे भारत के किसी कोने से व्यापारी आया हो या दुनिया के किसी कोने से आया हो, यानी कि वो देसी हो या विदेशी, सारे लोग अपने सामान को उसी मार्केट में जमा करेंगे और वहीं से सबको बेचेंगे और उसी निश्चित मूल्य पर बेचेंगे जो गवर्नमेंट ने यानी कि सरकार ने लगा रखे हैं। तो आप सोचेंगे कि जो विदेश से इतनी मेहनत करके आएगा उसको भी उतना ही जो है दाम मिलेगा बेचने पर। तो इसके लिए जो सुल्तान है उन्होंने ऐसे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको पैसे से मदद भी करते थे कि आप पैसा लीजिए और वस्तुओं को जो है पर्याप्त मात्रा में मार्केट में उपलब्ध कराइए। तो उन्हें अग्रिम मदद भी किया जाता था सुल्तान के द्वारा और वहाँ पे सारे लोग, चाहे वो बड़ा हो कोई या छोटा वर्ग हो, सारे लोग एक ही तरह के सामान का मूल्य पाते थे, यानी कि सबको एक ही मूल्य मिलता था, वहाँ कोई कम ज़्यादा नहीं था। माना जाता है कि सुल्तान ने ऐसा क्यों किया होगा, तो वहाँ पे दोनों बातें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े वर्गों को आसानी से सस्ते में कपड़े मिल जाएं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आम जनता को ज़्यादा महंगा ना पड़े, इसलिए सुल्तान ने कपड़ों के ऊपर भी मूल्य नियंत्रण लागू किया था। इसके अलावा उन्होंने घोड़ों के ऊपर और जो मवेशी होते हैं दूसरे पालतू पशु उनके ऊपर, दास दासियों का भी मूल्य निर्धारित कर दिया था कि जो सबसे अच्छे घोड़े होंगे वो 100 से लेकर 120 जो है टंके में मिलेंगे और जो सबसे निम्न कोटि के घोड़े होंगे जिनको टट्टू कहा जाता था, यानी कि जो सामान ढोने का काम करते थे, खच्चर टाइप के, इनका जो दाम होता था वो 20 टंका हुआ करता था। तो उससे ज़्यादा या उससे कम कोई नहीं ले सकता था। सारे मूल्य निर्धारित होते थे, जो सबसे अच्छा होता था उसका भी और जो सबसे निम्न होता था उसका भी। तो इस तरह से उन्हें बाजार को 3 भागों में बांटा था, एक खाद्यान्न बाजार, दूसरा वस्त्र बाजार और तीसरा पशु पक्षी और इंसानों को खरीदने बेचने का बाजार। और इंसानों में आप जानते हैं कि दास दासियों को ही खरीदा बेचा जाता था और ये परंपरा थी सल्तनत काल में, ये बहुत बड़ी परंपरा है। आप जान रहे हैं कि हर शासक दास दासियाँ खरीदता है और ख़ास करके फिरोज़ तुगलक ने तो रिकॉर्ड बना दिया था। उनके यहाँ तो माना जाता है कि 1.5 लाख तक के जो हैं दास पाए गए हैं। तो ये था उनका बाज़ार और इस बाज़ार में अलग अलग बाज़ार के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा गुप्तचर प्रणाली इनकी बहुत ही सख्त थी। ये जो गुप्तचर थे ये सब तरफ फैले हुए थे। ये अधिकारियों को भी जो है नियंत्रण में रखते थे और व्यापारियों को भी नियंत्रण में रखते थे, यानी कि उस बाजार प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की थी। बड़े पैमाने पे गुप्तचरों की नियुक्ति की थी ताकि सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें और जो चीज़ें हैं वो सुचारू रूप से चल सके। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी और इनका ये जो कार्य है बहुत ही सराहनीय है। और आप जानते हैं कि इन्होंने जो भू राजस्व लेना शुरू किया था लोगों से वो बढ़ा दिया था, यानी कि 50% तक लिया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा भू राजस्व लेने वाले कौन से शासक हैं, तो ऑप्शन में अगर अलाउद्दीन खिलजी हैं तो ये सही हो जाएंगे। अगर इनके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक हैं तो दोनों लोग सही हो जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 50% टैक्स लिया था जनता से। तो ये 2 लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स लिया। इसके अलावा जितने भी सुल्तान हैं वो 1/3 ही लिया करते थे। यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये भू राजस्व को अनाज के रूप में लेते हैं और जो किसान हैं कोशिश करते हैं कि किसानों का 50% जो उपज है वो ले लिया जाए और उसको ला करके गोडाउन में रखा जाता था और वहाँ से वो जो अनाज है वो मार्केट में पहुँचाया जाता था। ऐसा भी उन्होंने व्यवस्था किया था कि अगर कभी सूखा अकाल पड़े तो उसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था भी की थी उन्होंने, जैसा कि वर्तमान में गवर्नमेंट करती है जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था, जो गरीब लोग हैं उनको कम मूल्य में अनाज उपलब्ध कराती है। और जब सूखा अकाल या बाढ़ आता है तो ऐसे टाइम में जो भूखे लोग होते हैं, जो निसहाय लोग होते हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार स्टोरेज में अनाजें रखती है। ऐसा काम अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, जो अपने आप में काफ़ी एक तरीके से कहेंगे उच्च विचार वाला था या
या काफ़ी आधुनिक सोच रखते थे वो, कि उन्होंने सूखा काल, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, ये आता ही रहता है हर दूसरे तीसरे वर्ष में, तो इसके लिए वो निपटने के लिए वो इस तरह की व्यवस्था उन्होंने किया था कि जब भी कभी सूखा काल होगा, अनाज उत्पादन नहीं होगा, तो जनता को अनाज भी वितरित किया जाएगा और उसके लिए वो भू राजस्व का जो अनाज के रूप में एकत्रण करते थे उसका कुछ हिस्सा स्टोरेज के रूप में रखा करते थे। बाकी के जो अनाज होते थे वो मार्केट में पहुंचा दिए जाते थे बिकने के लिए। तो इसीलिए जो जनता है वो भू राजस्व चुकाने में से दिक्कत नहीं होती थी, वो अपने उपज का जो 50% अमाउंट है उसे अनाज के रूप में राजा के राजकोष में जमा कर देती थी और वो अनाज जो है मंडियों में पहुंच जाया करता था। इसको भी और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू कर रहे हैं हम लोग बाजार नियंत्रण प्रणाली। मैंने आपको बताया कि ये अनाज 3 तरह के थे, 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना उन्होंने किया था। पहला था अनाज की मंडी। सरकार द्वारा पंजीकृत व्यापारी को ही सिर्फ किसानों से गल्ला खरीदने का अधिकार था, यानी कि कोई भी व्यक्ति नहीं खरीद सकता। जैसे वर्तमान में देखते हैं सरकार जितना मूल्य निर्धारित कर देती है उतने ही मूल्य में व्यापारियों से खरीदना होता है, और अगर उससे कम कोई देता है तो सरकार उसे दंडित भी करती है, उससे ज़्यादा दे सकता है। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो है लगा रखा था कि जो लोगों को हमने पंजीकृत किया है सिर्फ वही लोग अनाजों को या गल्ले को खरीदेंगे या बेचने का काम करेंगे, तो इनको ही पंजीकृत लोग ही यहाँ पे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं अनाज। इसके अलावा आप देखेंगे जो अधिकारी है इस बाज़ार का, जो मेन अधिकारी है उसको सहना ये मंडी कहा जाता था, यानी कि इस मंडी का जो मेन अधिकारी होता था, जो पूरे मंडी का देख रेख करता था, सर्वोच्च अधिकारी, वो सहना ये मंडी था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है ये। और ये जो मंडी ये अधिकारी हैं इन्हें क्या करना होता था, मंडी में अपने को पंजीकृत कराना पड़ता था। मुख्य अनाजों की बिक्री सहना नामक अधिकारी के अंडर में ही होता था, यानी कि जो मुख्य अनाजों की बिक्री है उसका जो देख रेख है वो कौन करेगा, सहना नामक अधिकारी करेगा। और ये जो सहना नामक अधिकारी है ये सहना ये मंडी नामक अधिकारी के अधीन हुआ करता था, और जितने अधिक आप देखेंगे व्यापारी पंजीकृत होते थे वही अनाज खरीद सकते थे और वही लोग यहाँ मार्केट में बेच भी सकते थे। तो कितना सख्त और कितना बढ़िया नियम लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा जो बाजार है ये वस्त्र बाजार है, जिसको सराय अदल भी कहा जाता था। यह कपड़ों का बाजार था। इसके अलावा दीर्घ समय तक रखे जा सकने वाली वस्तुएं जैसे मेवे, जड़ी बूटियां, घी, तेल आदि भी यहाँ पर बेचे जाते थे। यानी कि कपड़ा बाजार जो था वहाँ पर सिर्फ कपड़ा ही नहीं बल्कि ऐसी खाने पीने की चीज़ें या ज़रूरत की चीज़ें जो लंबे समय तक ख़राब नहीं होती उनको भी बेचा जाता था। जैसे आप जानते हैं मेवा जो सूखा होता है जल्दी ख़राब नहीं होता, घी तेल ये भी जल्दी ख़राब नहीं होता, जड़ी बूटियाँ जो लोग दवाइयों के रूप में उपयोग करते थे उसको भी कपड़े के साथ बेचा जाता था। तो ये भी सामान जो है वो वस्त्र बाज़ार में ही बिका करता था। यहाँ तक कि यहाँ जो लोग भी आते थे सामान बेचने के लिए, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि विभिन्न भागों से जो देश के लोग आते थे वो भी, और जो विदेशी व्यापारी आते थे वो भी, सारे लोग अपने सामान को इसी मार्केट में जमा करते थे और यहाँ जमा करने के बाद यहीं से बेचते थे और उसी मूल्य पर बेचते थे जो शासक सबके लिए निर्धारित करके रखे थे। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट जो है वो आपका घोड़ों, मवेशियों तथा दासियों का बाजार। 3 भिन्न स्रोतों से इसके बारे में पता चलता था। यानी कि जो बाज़ार है मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो सबसे अच्छे किस्म के घोड़े होते थे उनका जो दाम था वो 100 से लेकर के 120 टंका था, और जो अच्छे नहीं होते थे या जिसको टट्टू कहा जाता था ऐसे घोड़ों का जो दाम था वो 20 टंका था। तो यहाँ पे घोड़ों का दाम जो उच्च कोटि के हैं उनका भी और जो निम्न कोटि के हैं उनका भी दाम निर्धारित था। इसके अलावा दास दासियों के भी दाम होते थे जो अच्छे किस्म के होते थे या जो ख़राब किस्म के होते थे। इसी तरह से जो और भी मवेशियाँ होती थी जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सारी चीज़ें भी लोग पालते थे, खरीदते बेचते थे। इनके लिए भी जो कीमत है वो गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने निर्धारित कर दिया था कि अच्छे किस्म के मवेशी होंगे तो उनका क्या रेट होगा और अगर अच्छा किस्म नहीं है तो क्या रेट होगा। वो सारी रेट यहाँ पे निर्धारित होते थे और लोगों को उसी रेट में बेचने होते थे। और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए या इन पर निगरानी रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ और भी चीज़ों का आप देखेंगे कि एक तरीके से कहेंगे किया था आयोजन, जिसमें से मेन थे कुछ अधिकारी जो राजकीय अधिकारी थे, जो छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक थे। वरीद मीन्स होते हैं गुप्तचर विभाग, जो राजकीय गुप्तचर होते थे, और मुनहियान जो व्यक्तिगत गुप्तचर होते थे।
आप सोच रहे होंगे राजकीय गुप्तचर और व्यक्तिगत गुप्तचर में क्या अंतर है। यानी कि ऐसा गुप्तचर जिसको गवर्नमेंट अपनी तरफ से नियुक्त करती थी और उसे वेतन देती थी वार्षिक रूप से, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो गलत चीज़ों को देखते हों और उसे जा करके गवर्नमेंट को सूचना दे दें या बता दें तो उन्हें मुनहियान कहा जाता था। वर्तमान में भी होता है, बहुत सारे जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित होते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ों का जो खबर है वो गवर्नमेंट को दूसरे लोग भी दे दिया करते हैं, आम लोग जिन्हें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती या लगता है कि आवाज़ उठाना चाहिए। इसी तरह की जो व्यवस्था है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी है। यहाँ पर व्यक्तिगत गुप्तचर भी हैं और राजकीय गुप्तचर भी हैं। राजकीय गुप्तचर को वरीद कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि वरीद कौन था, ये राजकीय गुप्तचर था, और मुनहियान कौन है, ये व्यक्तिगत गुप्तचर हैं, यानी कि कोई भी अपनी बात को गवर्नमेंट तक या सरकारी अधिकारियों तक पहुँचा सकता था। ये सारी व्यवस्थाएँ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और इन्हीं सभी लोगों के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता था जो बाजार प्रणाली थी उस पर। यानी कि यहाँ पर हर तरह के गुप्तचर भी हैं और अधिकारी भी हैं, कहीं से भी कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते थे। ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है इसमें और भी कुछ अधिकारी हैं, जैसे आप देखेंगे सहना-ए मंडी, ये बाजार निरीक्षक है, पूरे बाजार का जो निरीक्षण करता था ये सहना-ए मंडी करता था, ये सबसे बड़ा अधिकारी है। दीवान-ए रियासत, ये बाजार का नियंत्रण करता था कि वहाँ पे कुछ भी अनियंत्रित नहीं होना चाहिए, कोई मारपीट झगड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ये नियंत्रण करने का काम करते थे दीवान-ए रियासत। इसके अलावा सराय-ए-अदल, ये न्याय अधिकारी थे। अगर वहाँ पे कुछ छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो हर झगड़े को न्यायालय या सरकार तक ले जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए वहाँ पे न्यायाधीश भी बनाए गए थे जो वहाँ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। इसके अलावा वरीद-ए मंडी, यानी कि बाजार निरीक्षक, ये छोटे छोटे बाज़ारों का या मंडियों का निरीक्षक था। यानी कि यहाँ जो आप देखेंगे ओवरऑल सारे बाज़ारों का निरीक्षक है। ये बाज़ार कई भागों में बटे थे, उनका अलग अलग निरीक्षण करने के लिए अधिकारी बनाए गए थे जिनको कहा जाता था वरीद-ए मंडी। और जो लास्ट है ये है मुनहियान, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये गुप्तचर हैं और ये व्यक्तिगत गुप्तचर हुआ करते थे जो लोगों के बारे में सूचनाएं दिया करते थे। जब भी वो कुछ गलत होते देखते थे तो वो न्यूज़ पहुंचा दिया करते थे अधिकारियों तक या राजा तक, और वहाँ पर बहुत तेज़ी से कार्य किया जाता था। तो इन सारी चीज़ों के द्वारा जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने अपनी बाजार नियंत्रण को कायम किया था और ये बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने लागू किया था। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था उन्हें, इसीलिए ये इतिहास में इस प्रणाली की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट था बच्चों। नेक्स्ट क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल था, एग्ज़ाम में आता है। खास करके ये कूट में मिलाने के लिए भी आता है और इंडिविजुअल भी आता है, इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो आपका पहला है ये क्या है, दीवान-ए-वज़ारत, ये क्या है, इसका जो मेन होता है वज़ीर होता है या इसी को मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। यानी कि दीवान-ए-वज़ारत पूरे आप देखेंगे कि जो राजा का मंत्रिमंडल टीम है उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जो सबसे मेन अधिकारी है, उसी को कहा जाता है वज़ीर, इसी को मुख्यमंत्री भी कहते हैं। वर्तमान में भी आप जानते हैं बड़ा पद है और इसका जो विभाग है उसे दीवान-ए-वज़ारत कहा जाता था। इसे वित्त विभाग के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भी आप जानते हैं वित्त विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और उस समय भी ये था और इसी को दीवान-ए-वज़ारत के नाम से जाना जाता था, जिसका मेन अधिकारी वज़ीर था। यह शासन का सर्वोच्च अधिकारी था, यानी कि सबसे ऊंचा अधिकारी। राजा के बाद अगर अधिकारियों की बात करें तो सबसे जो ऊंचा अधिकारी था वो वित्त अधिकारी था, जिसको वजीर कहा जाता था, जिसका विभाग था दीवान-ए-वज़ारत। ये क्या करता था, तो राजस्व वसूलना तथा अन्य मंत्रियों और इसके अलावा अन्य विभागों का देखभाल भी करता था और शाही सेना का नेतृत्व भी करता था। इसके पास बहुत सारा अधिकार है। ये जितना भी राजस्व वसूला जाता था उसका मेन अधिकारी होता था, क्योंकि इसका वित्त विभाग काम ही है और जो वित्त का मेन स्रोत था वो आप जानते हैं कृषि से आने वाला जो राजस्व होता है वही होता था। तो ये राजस्व पर भी ध्यान देता था कि राजस्व का सही एकत्रण हो रहा है कि नहीं, वो राजकोष तक पहुंच रहा है कि नहीं। इसके अलावा और जो उसके अंडर में विभाग होते थे उन विभागों को भी देखता था कि वो लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा आप देखेंगे ये और क्या करते थे, तो ये सेनाओं का नेतृत्व भी करता था, खास करके जो शाही सेना हुआ करती थी उसका नेतृत्व करता था। तो इसका जो विभाग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा विभाग है दीवान-ए-वज़ारत का। जो दूसरा विभाग है ये दीवान-ए-इंसा है और ये क्या है, पत्राचार विभाग है। यानी कि आप देखेंगे ये विभाग क्या करता है, तो खास करके आप देखेंगे इस विभाग को और भी नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रधान होता है वो दीवान-ए-मुमालिक कहलाता है अथवा दबीर-ए-मुमालिक भी कहा जाता है।
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, जितने भी शाही आदेश होते हैं उनको जनता तक पहुंचाना या एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक पहुंचाना इसका मेन कार्य होता है। इसीलिए ये जो अधिकारी है बहुत इम्पॉर्टेंट है। दीवान ये मुमालिक या दवीर ये मुबालिक ये कहलाता था। इसका जो विभाग है ये क्या है, ये शाही पत्रों और आदेशों का प्रारूप तैयार करता था। यानी कि जो भी शाही पत्र होंगे या जो शाही आदेश होंगे उनका प्रारूप जो तैयार करेगा वो कौन करेगा, तो आप देखेंगे ये जो विभाग है जिसका नाम है दीवान ये इंसा, ये विभाग करता था। जो भी आदेश होंगे या कहीं भी पत्र भेजने होंगे या कहीं का जो पत्र आएगा वो यही विभाग सुरक्षित रखता था। राजा के लिए ये सारे काम ये लोग किया करते थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये विभाग। इसके अलावा ये क्या करते थे, प्रारूप तैयार करने के अलावा ये प्रांतपतियों और अधिकारियों से पत्राचार भी किया करते थे। यानी कि राज्य के जो देश है उसके अंदर बहुत सारे प्रांत हैं, तो हर प्रांत से पत्राचार हुआ करता था कि कहाँ पे क्या कार्य चल रहा है, क्या काम ठीक से नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे पत्र भेजे भी जाते थे और वहाँ से पत्र आते भी थे। ये अधिकारियों को भी तलब किया करते थे, यानी कि उनके पास भी पत्र भेजा करते थे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। इसके अलावा और क्या करते थे, ये पत्राचार और शाही आदेशों को सुरक्षित भी रखते थे। अगर कोई आदेश सरकार के द्वारा दी जाती थी, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी जनता के लिए, तो ऐसे आदेशों की प्रतियां भी ये रखते थे। ऐसे आदेशों को प्रांतों को और जो अधिकारी होते थे उनको प्रेषित भी करते थे, लेकिन उसको अभिलेख के रूप में अपने पास रखते भी थे कि गवर्नमेंट कभी उसे वापस ज़रूरत पड़े तो निकाल भी सके या यूज भी कर सके। तो ये पत्राचार विभाग है जो इतनी सारी चीज़ों को देखता है, पत्रों का प्रारूप देखना, प्रांतपतियों को और अधिकारियों को पत्र भेजना, पत्र प्राप्त करना, उनके ऊपर नियंत्रण करना, सरकारी आदेशों को सुरक्षित रखना, सरकारी आदेशों को जो है दूसरी जगह प्रसारित करना, ये सारा काम जो करता था वो कौन था, दीवान ये इंसा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ये दीवान ये आरिज है। ये दीवान ये आरिज या दीवान ये अर्ज, आरिज को अर्ज भी कहीं कहीं मिलेगा आपको लिखा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो दीवान ये आरिज या दीवान ये अर्ज है, इस विभाग की स्थापना सबसे पहले बलबन ने किया था। इसलिए एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि दीवान ये अर्ज की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो ये बलबन थे। लेकिन ये विभाग आगे चलता रहता है, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी है। और ये जो विभाग है ये सैन्य विभाग है, यानी कि जो सैनिक है उनका भर्ती करना, उनका देख रेख करना, वो युद्ध करने लायक है या नहीं है, अगर युद्ध में जा रहे हैं तो उनके लिए साजो सामान की व्यवस्था करना, जैसे कपड़े, हथियार, घोड़े, इन सारी चीज़ों की जो व्यवस्था है वो कौन कर रहा है, तो दीवान ये अर्ज करता है। ये सैन्य विभाग है और इसका जो मेन अधिकारी है ये आरिज ए मुमालिक है। यह सेना को भर्ती करना इसका काम है, इनको वेतन बांटना इसका काम है, साज सज्जा और उनकी दक्षता, ये सारी चीज़ें देखता है कि उनके पास सारे सामान है कि नहीं, और जो व्यक्ति सेना के रूप में भर्ती हुआ वो दक्ष है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का जांच कौन करेगा, तो दीवान ये आरिज करेगा। मेन अधिकारी कौन है, आरिज ये मुमालिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा और क्या करेगा, यह ध्यान देगा, सेना का निरीक्षण करेगा तथा युद्ध में सेनापति के साथ इसको जाना पड़ता था। यानी कि ये जो दीवान ए आरिज का मेन अधिकारी है, आरिज ए मुमालिक, ये सैनिकों का निरीक्षण, उनकी नियुक्ति, साजो सामान का देखभाल करना, वेतन बांटना, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करेगा। साथ ही अगर युद्ध होता है तो ये युद्ध भूमि में भी जाएगा सेनापति के साथ, सैनिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे उनके कपड़े फट जाएं या उनके हथियार हैं वो टूट जाए या खो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उन्हें और चीज़ें प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, तो ये विभाग करेगा। इसलिए ये विभाग युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे है दीवान ए रसालत, ये विदेश विभाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कूट में भी आता है, इंडिविजुअल भी, तो ध्यान देंगे। दीवान ए रसालत मतलब होता है विदेश विभाग। इसका मतलब क्या है, इसका कार्य पड़ोसी दरबारों को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना, साथ ही विभिन्न जो है विदेशों को जाने वाले राजदूतों तथा आने वाले राजदूतों से संबंध स्थापित करना इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। यानी कि ये क्या करेगा, जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं या देश हैं उनको ये पत्र भेजेगा, उस पत्र को प्राप्त करेगा,
जो दूसरे विदेशों में राजदूत भेजे जाते हैं, एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं, ये उनको भी निरीक्षण करेगा कि कौन जा रहा है। और दूसरे देशों से या राज्यों से जो उस राजा के देखेंगे साम्राज्य में आते थे राजदूत या एम्बेसडर, उनको भी ये देखता था कि कौन आया है और उसके लिए क्या व्यवस्था करनी है रहने की। ये सारी चीज़ें ये देखते थे और जितने भी पत्र होते थे उन सारी चीज़ों को ये व्यवस्थित करते थे। और ये सारी जो काम है ये किसके अधीन है? ये रसालत के अधीन है, विदेश विभाग के अधीन है। तो ये महत्वपूर्ण विभाग हैं जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, इनको ध्यान देंगे। इसके अलावा कुछ और भी कार्य है जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। इसमें पहला है, आप देखेंगे, न्याय प्रशासन। अलाउद्दीन खिलजी का न्याय प्रशासन, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये बिल्कुल बलबन की तरह हैं, काफ़ी कठोर इनका न्याय है। जैसे बलबन न्याय प्रियता के लिए जाने जाते हैं, ऐसे ही जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये भी अपनी न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने बहुत कठोरता से अपने न्याय प्रणाली को लागू किया था। जो राजा होता था वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और उसकी मदद के लिए काजी उल कुजात होता था। काजी उल कुजात के लिए नायब काजी हुआ करते थे और नायब काजी की मदद के लिए मुफ्ती हुआ करते थे। यानी कि सबसे छोटा जो न्यायाधीश होगा वो मुफ्ती होगा और जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा वो राजा होगा। और राजा की मदद कौन करेंगे? काजी उल कुजात। अगर कहें कि सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था तो काजी उल कुजात। लेकिन वर्तमान की तरह अगर कहें कि राष्ट्रपति के पास सबसे लास्ट पावर होता है किसी को क्षमा करने का या उसके मृत्युदंड को कम करने का, तो ये अधिकार राजा को हुआ करता था। तो सर्वोच्च न्यायाधीश ये है, लेकिन वर्तमान के अकॉर्डिंग देखें तो काजी उल कुजात ही सबसे बड़ा न्यायाधीश हुआ करता था। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं बच्चों, शॉर्ट स्क्रीन लेके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट जो विभाग है या जो काम है वो पुलिस एवं गुप्तचर विभाग का है। जो अलाउद्दीन खिलजी है इन्होंने बहुत सारे पुलिस और गुप्तचरों की व्यवस्था की है और जो पुलिस है ये दिल्ली में भी और राज्य के दूसरे हिस्सों में भी शांति स्थापित करने का काम करते थे। आज भी आप जानते हैं जो पुलिस है इसी तरह का काम करते हैं। वो इस तरह के जो गलत चीज़ें होती हैं उनको रोकने का प्रयास करते हैं और जनता को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं ताकि वो शांति से अपना काम कर सके, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो उस समय भी जो पुलिस है बड़े पैमाने पर इनकी नियुक्ति की गई थी जो शांति जो है स्थापित करने का काम किया करते थे। तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें और क्या होता था, इस पुलिस विभाग के सुधार के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ये रियासत नामक विभाग की स्थापना की थी कि पुलिस विभाग में अगर कोई दोष मतलब जो है कमियां आती हैं तो ये उसे सुधार करेंगे। साथ ही सहना जिसे दंडाधिकारी कहा जाता था इसका भी इन्होंने नियुक्ति किया था। इसके अलावा मुहतसिब नामक अधिकारी की भी नियुक्ति की थी। मुहतसिब क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि मुहतसिब किसे कहा जाता था। ये लोगों की आचार व्यवहार पर नज़र रखते थे कि लोगों का आचरण कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग झूठ बोलते हैं या चोरी कर रहे हैं या गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो लोगों के आचरण को अच्छा करने के लिए या आचरण और व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि मुहतसिब कौन थे? ये लोगों के आचरण और जो है व्यवहार पर नियंत्रण रखते थे या उसको देखते थे। इसके अलावा बरीद ममालिक ये गुप्तचर विभाग से संबंधित है जो सूचना देते हैं। इसके अलावा मुनहियन अथवा मुनही ये जो मतलब गुप्तचर हैं ये मोस्टली व्यक्तिगत गुप्तचर हुआ करते थे जो किसी के गांव में या घरों में हो सकते थे और ये किसी के घर में होने वाले गौड़ अपराध को भी रोक सकते थे। और इसीलिए जो जनता थी, जो जमींदार थे, जो अधिकारी थे वो ऐसे गुप्तचरों से ज़्यादा डरते थे जो व्यक्तिगत रूप से राजा के लिए मुखबिरी किया करते थे या राजा को सारी सूचनाएँ दे दिया करते थे। तो ये जो मुनहियान हैं या मुनही हैं इनसे लोग और भी ज़्यादा डरते थे और जो बरीद था वो तो राजकीय गुप्तचर था ही। इसके अलावा डाक व्यवस्था, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनका जो गुप्तचर है या गुप्तचर विभाग है वो ज़्यादा सफल इन्हीं डाक व्यवस्था की वजह से हुआ था, क्योंकि जब तक कोई न्यूज़ जल्दी से राजा के पास नहीं पहुंचेगी तब तक राजा उस पर कार्रवाई नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर कोई घटना घटती है तो उसका खबर राजा तक जल्दी पहुंचना चाहिए और पहुंचने के बाद वो जल्दी कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो खबर राजा तक पहुंचेगा नहीं तब तक उस पर कार्रवाई हो नहीं पाएगी। और इसीलिए जो इनका डाक है इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसकी वजह से ही गुप्तचरों का जो काम है वो ज़्यादा सफल हो पाया। यानी कि किसी राज्य में अगर कोई जो विद्रोह हो रहा है या कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जिसे कंट्रोल करना जरूरी है तो वो खबर राजा तक पहुँचना चाहिए। उसके लिए जो डाक व्यवस्था है वो बहुत काम कर रही थी। डाक व्यवस्था ऐसा नहीं जैसे वर्तमान में है कि आप डाक में टिकट मतलब जो है पोस्ट कर दें अपना पत्र और वो पहुंच जाएगा, ऐसे नहीं होता था। पहले सड़कों के किनारे दूर दूर पर छोटे छोटे सराय बनाए जाते थे और उन सरायों में एक लिपिक
और एक घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति, और उसके लिए बढ़िया घोड़े की व्यवस्था की जाती थी कि अगर वहाँ पे कोई गुप्तचर पहुँचता है अपनी बात बताने के लिए तो वो फटाफट उसको लिख दे, और लिखने के बाद वो जो व्यक्ति घोड़ा लेकर के वहाँ ठहरा हुआ है वो उसको लेकर के राजा के पास पहुँच जाए। और कभी कभी जब रास्ते दूर हुआ करते थे तो ये बदलते रहते थे। जैसे मान लीजिए गुप्तचर यूपी से चला और उसे जाना है, इस समय जो राजा है वो दक्षिण में है, तो वो मध्य प्रदेश में जाएगा और वहाँ के सराय में रुक जाएगा, और वहाँ का जो घोड़े वाला व्यक्ति है वो वहाँ से उसको खबर को लेकर के आगे जाएगा और वो जहाँ तक जा पाएगा वहाँ जाएगा, और उसके बाद वहाँ से फिर कोई और लेकर के जाएगा, ताकि जो व्यक्ति और घोड़े हैं वो थके ना और जो मतलब संदेश है वो राजा तक जल्दी से जल्द पहुँच जाए। तो इसी वजह से इस तरह की व्यवस्था की जाती थी। अगर दूर से किसी को आना हो तो रास्ते में घोड़े बदलने की या व्यक्ति को आराम करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो अलाउद्दीन खिलजी ने कर रखा है। उनके हर सराय में एक लिपिक, एक घोड़ा और उसको चलाने वाला व्यक्ति हमेशा अवेलेबल होता था, ताकि जो भी न्यूज़ होते थे वो राजा तक आसानी से या जल्द से जल्द पहुँचाए जा सके। तो डाक प्रणाली भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सैन्य सुधार तो इनका सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये पहले राजा है जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में अस्थायी सेना रखा था और साथ ही उन सबको नगद वेतन दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सल्तनत काल का कौन सा शासक है जिसने पहली बार इतनी बड़े या बहुत बड़े पैमाने पे अस्थायी सेना रखा था, तो अलाउद्दीन खिलजी हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। तो इनका जो सैन्य व्यवस्था है काफ़ी अच्छा है। और जो 10,000 का सेना का टुकड़ी होता था उसे तुमन कहा जाता था। सैनिकों की हुलिया लिखी जाती थी और घोड़ों को दागा जाता था। ये एग्जाम में आता है कि सैनिकों की हुलिया प्रथा किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि इसके पहले जो शासक हैं वो जो भी सैनिक होते थे उनको वंशानुगत आधार पर नियुक्त किया जाता था, और वहाँ पे जो सैनिक है वो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग नियुक्त हो जाता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे, उसके भतीजे या जो भी रिश्तेदार हैं वो आ जाया करते थे उसके स्थान पे, और अगर उनके अंदर योग्यता नहीं भी है तो वो वेतन लिया करते थे गवर्नमेंट से, और उतने सक्षम ना होने के बावजूद वो मतलब अपने आप को पंजीकृत करा लेते थे, जो बेहतर कार्य नहीं करते थे जिससे राजा को हानि होती थी। इस चीज़ को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखवाना शुरू किया, यानी कि जो व्यक्ति है वही रहेगा। अगर वो मर गया या उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जगह पे कोई और नहीं आ सकता, तो हुलिया उन्होंने लिखवाया लोगों का। साथ ही युद्ध भूमि में जो घोड़े हैं वो बदल ना जाए या दुश्मनों के घोड़े से एक्सचेंज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने घोड़ों को दागने की प्रथा भी शुरू की थी। तो ये दोनों काम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ है, जो काफ़ी बेहतरीन वर्क था। तो बच्चों यहाँ तक हुआ। आगे देखते हैं सल्तनत काल के भूमि प्रबंधन। उनका भूमि प्रबंधन भी बहुत बढ़िया है। उन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र था ही नहीं कि जिसको ना छुआ हो या जिसमें सुधार ना किया हो। उन्होंने पहली बार इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ाया था, 50% टैक्स लिया उन्होंने लोगों से, और उन्होंने कुछ भूमियां हैं जिसको उस समय जो है दिया गया था लोगों के द्वारा, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है ये खालसा भूमि है। खालसा भूमि मीन्स होता है राजकीय भूमि या राजा की भूमि। जैसे आज भी है गवर्नमेंट की बहुत सारी भूमियाँ होती हैं जिसे हम कहते हैं ये सरकारी भूमि है, इस पर कोई रह सकता है लेकिन उसको पूरी तरह से अधिग्रहण नहीं कर सकता। ऐसी ही भूमियाँ उस समय भी हुआ करती थी जिसको खालसा भूमि कहा जाता था। और मैंने आपको कल के क्लास में या इसके पहले की क्लास में बताया भी था कि जो खालसा भूमियाँ हैं ये कैसे उन्हें मिला। तो उन्होंने जितने भी इक़्तादार थे या जितने भी लोग थे जिन्हें जागीरें दी गई थी, चाहे वो अनुदान के रूप में दी गई हो, चाहे दान के रूप में दी गई हो, चाहे कार्य करने के बदले में दी गई हो, चाहे पुरस्कार के रूप में दी गई हो, उन सारी भूमियों को उन्होंने वापस ले लिया था और उन सबको राजकीय भूमि यानी खालसा भूमि में तब्दील कर दिया था, और वहाँ से जो भी इनकम होता था वो गवर्नमेंट का होता था। तो ये काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एग्जाम में आता है कि खालसा भूमि सबसे ज़्यादा या जो शुरुआत किया तब्दील करने का काम ये किसने किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही काम किया है। और ये राजकीय भूमि है या राजा की भूमि है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता था। इसके अलावा इन भूमियों का देख रेख कौन करता था, तो सहना करता था, दूसरा अमीर होता था, तीसरा अमीन होता था। ये कुछ अधिकारी हैं जो राजकीय भूमि को या खालसा भूमि के ऊपर नियंत्रण रखते थे, यानी कि वहाँ का उपज जो हो रहा है वो राजा तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, या वहाँ पे काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अधिकारी देखा करते थे, सहना, अमीर और अमील। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो खालसा भूमि है ये कैसी भूमि है, राजा की भूमि है या राजकीय भूमि है। नेक्स्ट जो भूमि है अनुदान की भूमियाँ हैं, और अनुदान में आप जानते हैं मिल्क के रूप में, वक्फ के रूप में, इनाम के रूप में लोगों को दिया जाता था।
यानी कि कभी किसी संस्था को उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाता था तो उसे वक्फ भूमि कहा जाता था। किसी विद्वान को या किसी ऐसे व्यक्ति को, साधु सन्यासी को या पुजारी को दिया जाता था तो इसे इनाम भूमि कहा जाता था। और ये उससे प्राप्त करके इनकम जो लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे, ऐसे लोगों को, अधिकारियों को दिया जाता था, उसे मिल्क भूमि कहा जाता था। और अगर किसी बड़े अधिकारी को बड़ी जागीर दे दी जाती थी और उसे कहा जाता था कि जो भी निर्धारित है उसका आप वहाँ से भू राजस्व वसूल कर सकते, तो उसे इक्ता कहते थे, जो कि आप देख रहे हैं इक्ता भूमि। ये क्या होता था कि जो भी अधिकारी काम करते थे राजा के अधीन, वो अपने अधिकारियों को नगद वेतन के बजाय बड़ी भूमि दे देते थे या जागीरें दे देते थे और कहते थे इस भूमि से आप इतना राजस्व, जो भी इनकम होगा उसका आप इतना % अपने पास रखेंगे और जो बचेगा उसे राजकोष में जमा करेंगे, वो इक्ता होता था। यानी कि जैसे हमारे यहाँ आगे चल के मुगल काल में आप देखेंगे जागीरदारी व्यवस्था या आप देखेंगे इसके अलावा ज़मींदारी व्यवस्था, ऐसे ही इक्तादारी व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक दर निश्चित था कि आप उतना अपने पास रखेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा वो गवर्नमेंट के कोष में जाएगा। और जो बचा वाला अतिरिक्त भाग होता था उसको फवाजिल कहा जाता था। ये एग्ज़ाम में आया बच्चों की फवाजिल क्या है, तो इक्तादारों को दी गई भूमि से जो निश्चित आय सरकार द्वारा निर्धारित होती थी उसको प्राप्त करने के बाद जो अतिरिक्त आय होता था उसको राजकोष में जमा करना होता था और उसी आय को फवाजिल कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा उसरी भूमि क्या था, इसके मालिक तुर्की मुसलमान हुआ करते थे। यानी कि जो तुर्की मुसलमान है, चूँकि ये जो शासन पढ़ रहे हैं हम तुर्कों का पढ़ रहे हैं और तुर्कों के साथ बहुत सारे मुस्लिम लोग भी आए थे, भारत में बसे थे और उनको सरकार के द्वारा बहुत सारी भूमियाँ दी गई थी, उसी को उसरी भूमि कहा जाता था, जिसका मालिक तुर्की मुसलमान हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ और अच्छी चीज़ें, जैसे आप जानेंगे बटाई पद्धति। क्योंकि आपको पता है राजस्व ही मेन स्रोत होता था राजकोष का, या राजा के आय का जो मेन स्रोत है, जो मेन जरिया है वो क्या है, भू राजस्व है। भू राजस्व आपको पता है कि अनाज के रूप में लेते थे अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन उसको भी वो कई तरह से लेते थे, यानी कि 3 तरह से, जिसमें आप देखेंगे जो पहला है खेत बटाई। खेत बटाई क्या होता है कि जो खेत है वहाँ पे खड़ी फसल को ही खेत में ही, यानी कि जो अगर 1 बीघे का खेत है और वो खड़ी फसल में ही आधा बीघा राजा का और आधा आपका 50% ले लिया जाता था। यानी कि फसल कटी नहीं होती थी बल्कि खड़ी ही होती थी खेत में और खेत को ही बांट दिया जाता था 50-50%। इसको कहा जाता था खेत बटाई। दूसरा तरीका था राजस्व लेने का लंक बटाई। ये क्या होता था, ये जब खेत से फसल को काट लिया जाता था और काटने के बाद उसको गट्ठर में तब्दील कर दिया जाता था। यानी कि जो अनाज है अभी वो फसल से अलग नहीं किया हुआ होता था, अनाज अभी फसल में ही लगा होता था, लेकिन उस खड़ी फसल को काटने के बाद उस गट्ठर को बांट लिया जाता था 50-50%, उसको कहा जाता था लंक बटाई। और तीसरा जो है ये रास बटाई है, यानी कि जब अनाज को फसल से अलग कर लिया जाता था और अनाज का बंटवारा होता था तो इसको लंक बटाई कहा जाता था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो तीनों तरह की बटाई किया करते थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट जो है कर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर पूछता है कि कौन कौन से प्रकार के कर सल्तनत काल में लगाए गए थे। तो यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन जो एग्जाम में आते हैं, जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हम पहला देखेंगे जजिया। ये तो बहुत ही फेमस है और बहुत विवादित कर है, क्योंकि इसका अक्सर लोग विरोध करते रहते हैं। तो जो जजिया है ये गैर मुस्लिम जनता से लिया जाने वाला टैक्स है, यानी कि ये मुस्लिम जनता नहीं देगी, उनको छोड़ के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जजिया कर दिया करते थे। इसकी जो मात्रा होती थी ये बहुत ज़्यादा होती थी, इसीलिए लोग इसका विरोध करते थे और ये एक धार्मिक कर था। और आप जानते हैं कि इसको अकबर ने अपने शासनकाल में 1564 में समाप्त कर दिया था, लेकिन आगे चल कर के फिर से औरंगजेब इसको लागू कर देते हैं, जिससे उनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ता है। और सल्तनत काल में एक और राजा है जिनका नाम है फिरोज़ तुगलक। इन्होंने एक और बेहतर काम किया था, इन्होंने पंडितों के ऊपर भी ये कर लगा दिया था, जिसकी वजह से जो पंडित वर्ग है वो बहुत ज़्यादा विरोध करने लगा था। क्योंकि जो बाकी शासक हैं उन्होंने जजिया में पंडितों को, महिलाओं को, असमर्थ लोगों को, बूढ़े लोगों को, बच्चे लोगों को छूट दे रखा था कि ऐसे लोगों को जजिया नहीं देना है। लेकिन जो फिरोज़ तुगलक हैं उन्होंने पंडितों से भी जजिया कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने पंडितों के ऊपर भी जजिया लगाया था, तो फिरोज़ तुगलक हैं।
किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने जो है समाप्त किया था। और पुनः किसने लगा दिया था? तो औरंगजेब ने पुनः फिर लगा दिया था। तो यही वो जजिया है जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स है, और ये धार्मिक टैक्स है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती थी, इसीलिए इसको ना देना पड़े कि लालच में लोग धर्म परिवर्तन तक कर लिया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कितना कष्टदायक रहा होगा। दूसरा जो है ये ज़कात है। ये जो ज़कात कर है ये मुसलमान जनता से लिया जाता था। उनके जो इनकम का 40वां भाग यानी कि बहुत छोटा हिस्सा उनसे लिया जाता था, और ये मुस्लिम जनता देती थी, इसलिए इसको ध्यान देंगे। ये मुस्लिम जनता से लिया जाने वाला कर है, इनकम का 40वां हिस्सा होता था ये। और जो तीसरा है काफ़ी फेमस है, खुम्स। खुम्स क्या है? मैंने आपको इसके पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी राजा कहीं पे आक्रमण करते थे तो जो साम्राज्य हारता था वहाँ पे जनता को, वहाँ की जो सैनिक होती थी राजा की, वो लूटा करते थे, या वहाँ पे जा कर के बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया करते थे। उनके घरों को, उनकी महिलाओं के जो चीज़ें होती थी उसको ले लिया जाता था, और ये सारे शासक किया करते थे। सैनिकों को छूट दे दी जाती थी कि जो भी जितना भी माल वो लूट पाएँ वो लूट करके ले करके आए। और इस दरमियान लोगों के साथ बहुत जातियाँ भी होती थी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लूटने का प्रयास करते थे। क्योंकि जो लूटा हुआ माल होता था उसका 5 में से 4 हिस्सा वो सैनिकों को दे दिया जाता था, यानी कि एक भारी अमाउंट सैनिकों को मिलता था। इसी वजह से जो सैनिक है और भी ज़्यादा निर्ममता से इस तरह की चीज़ें किया करते थे, यानी कि लूटा करते थे लोगों को। लेकिन यहाँ पे अपवाद है, और वही अपवाद बार बार एग्जाम में आता है कि कौन से 2 शासक हैं जिन्होंने 5 में से 4 हिस्सा अपने पास रख लिया और सिर्फ 1 हिस्सा सैनिकों को दिया, यानी कि पूरी तरह से उलट दिया। अभी तक जो राजा थे वो 1 हिस्सा लेते थे और 4 हिस्सा सैनिक लेते थे, लेकिन 2 ऐसे राजा हैं जो 5 में से 4 हिस्सा अपने पास रखेंगे और 1 हिस्सा सैनिकों को देंगे। यानी कि 100 में से अगर आप देखते हैं तो 20% वो सैनिकों को दे रहे हैं, 80% अपने पास रख रहे हैं। और ये शासक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी हैं और मोहम्मद बिन तुगलक। ये 2 शासक हैं जिन्होंने ऐसा किया है, अलाउद्दीन खिलजी। इसीलिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी, और जो दूसरे हैं वो हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ये 2 शासक हैं जिन्होंने ऐसा किया है। इन्होंने जो लूट का माल है वो 80% अपने पास रखा है और जो 20% है वो सेना को दिया है। तो यहाँ पे ये 2 शासकों ने ये चीज़ उलट दिया था, और ये है खुम्स। नेक्स्ट जो है वो आपका खराज है, और खराज जो है ये चौथे प्रकार का कर है। ये उपज का 1/3 हिस्सा जो राजाओं के द्वारा लिया जाता था, यानी कि किसानों से उपज का 1/3 हिस्सा लिया जाता था, उसे खराज कहा जाता था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 50% कर दिया था। ये अपवाद भी इन्हीं दोनों शासकों से जुड़ा है। 50% करने वाले यही दोनों शासक हैं कर को, और खुम्स का माल भी अपने पास 80% रखने वाले यही 2 शासक हैं, इसलिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। इन्होंने खराज का जो रकम है वो 50% कर दिया था, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने तो नियंत्रण कर लिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब इन्होंने टैक्सेस बढ़ाए थे उस समय सूखा पड़ा हुआ था, जब जनता को खुद मदद की ज़रूरत थी। ऐसे टाइम में इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था, और वो इनके लिए काफ़ी घातक सिद्ध होता है। और इसी दरमियान ये विद्रोह का दमन करते करते ये खुद भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो नया कर था जो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, घरी और चराई कर, मैंने पहले भी बताया था, घरी मीन्स घरों पर लगने वाला टैक्स, जैसे कि वर्तमान में भी लगता है। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और उनसे उनके उत्पाद के रूप में टैक्स लिया जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, घरी और चराई कर किसने लगाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम कुछ और देखने वाले हैं, कोहिनूर हीरे का इतिहास भी देखेंगे हम। इसको हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अक्सर ये न्यूज़ में बना भी रहता है कोहिनूर हीरा। इसका जो है उद्भव कहाँ से हुआ और वर्तमान तक का जो कहानी है उसको देखेंगे हम। तो आपको पता है कि जो कोहिनूर हीरा है ये गोलकुंडा की खान से निकला था। वर्तमान में कहें तो ये तेलंगाना राज्य में पड़ेगा, ये गोलकुंडा का खान, और ये विश्व प्रसिद्ध हीरा है। तब से लेकर आज तक कोई दूसरा कोहिनूर नहीं मिला है। ये जो हीरा है आप जानते हैं, वारंगल के शासक रुद्रदेव ने जब मलिक काफूर उनके ऊपर आक्रमण करते हैं तो मलिक काफूर को देते हैं भेंट के स्वरूप, और वो हीरा अलाउद्दीन खिलजी को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उनके पास रहता है या सल्तनत में रहता है, लेकिन उसके बाद ये हीरा मालवा के शासक के पास चला जाता है। और जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है उसके बाद जो हुमायूं हैं उनको ये हीरा मालवा के शासक से मिलता है, और उसके बाद ये हीरा पूरे मुगल राजवंश में रहता है।
खास करके आप देखेंगे शाहजहाँ ने तख्ते ताउस बनवा करके उस हीरे को उसमें जड़ दिया था, जो कि सिंहासन था। और उस सिंहासन पे बैठने वाला जो अंतिम शासक था वो मोहम्मद शाह था। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह था। और इन्हीं के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, और वो ये सिंहासन के साथ हीरा भी अपने साथ लेके ईरान चला जाता है, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान में ये हीरा रहता है नादिर शाह के शासनकाल में। उसके बाद शाह शुजा के शासनकाल में भी ये ईरान में था। उसके बाद जो शाह शुजा के पुत्र थे उनके जो नादिर शाह है इनके शासनकाल में रहता है। इसके बाद इनके आने वाला जो वंशज है उनके पास भी ये काफ़ी समय तक रहा। लेकिन जो उनके कमज़ोर उत्तराधिकारी थे शाह शुजा, वो क्या करते हैं, इस हीरे को वापस भारत लेकर के आते हैं। और उस समय हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, और जो पंजाब का क्षेत्र और लाहौर का क्षेत्र था यहाँ पर राणा रणजीत सिंह का शासन था। और वो इनसे मदद मांगने आते हैं कि आप हमें मदद कीजिए हमारे यहाँ का सिंहासन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो शाह शुजा थे वहाँ की जनता ने उन्हें पदच्युत करके किसी और को राजा बना दिया था और वापस सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वो हीरा रणजीत सिंह को वापस गिफ्ट किया और कहा कि आप हमारी मदद करें। लेकिन रणजीत सिंह उनकी मदद नहीं करते हैं और वो अंग्रेज़ों के पास चले जाते हैं, और ये हीरा रणजीत सिंह के पास रहता है। उनके मरने के बाद उनके पुत्रों के पास रहता है। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी जब डलहौजी का शासनकाल आता है और जो सिंध है उसका विलय कर लिया जाता है, और विलय के बाद जो सिंध है वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के पास आ जाता है। दिलीप सिंह को लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, काफ़ी कम उम्र के थे, और वो हीरा जो डलहौजी है वो प्राप्त कर लेते हैं और उसे वो महारानी को गिफ्ट करते हैं। और वो हीरा वर्तमान में ब्रिटेन के पास है, तो जिसका डिमांड भारत भी करता है और पाकिस्तान भी करता है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। लेकिन जो ब्रिटिश हैं वो कहते हैं कि वो हमें गिफ्ट में मिला था, और गिफ्ट में दी हुई चीज़ें कभी वापस नहीं मांगा जाता, और आप लोग उसे वापस मांगने का अधिकार खो चुके हैं, क्योंकि वो गिफ्ट में दिलीप ने दिया था हमारे गवर्नर जनरल डलहौजी को, और उपहार में दी हुई चीज़ें नहीं मांगी जाती हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं विवाद। ये है कोहिनूर हीरा, इसका इतिहास कहाँ से कहाँ तक पहुँचा और वर्तमान में कहाँ है। कुछ और हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज समाप्त करेंगे खिलजी राजवंश को, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको भी देख लेते हैं। ये जो शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी, ये जितने ही महान थे, इनका जो अंतिम दौर था बहुत ही दुखद रहा। ये जब बूढ़े हो जाते हैं तो किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो जाते हैं। वो क्या बीमारी थी एग्जैक्ट पता नहीं चलता, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं दिनों दिन इनका जो सेहत है वो गिरने लगता है, और इनकी जो बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, इनको इग्नोर करने लगते हैं। तो ये बहुत दुखी रहने लगते हैं। और जो मलिक काफूर हैं, जिनको ये सबसे ज़्यादा मानते थे या इनके करीबी थे, उनको भी ये दक्षिण से बुलवा लेते हैं कि शायद वो आएंगे तो हमें थोड़ा ठीक लगेगा। लेकिन जो मलिक काफूर हैं वो जब आते हैं और शासक की हालत देखते हैं तो वो फिर अपना चाल चलना शुरू कर देते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि अलाउद्दीन खिलजी अब ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहने वाले हैं, और फिर वो षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं। एक एक करके जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनके बेटों को मारना शुरू कर देते हैं, एक लोग को अंधा करवा देते हैं, और फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी मर जाते हैं। और उनके मरने के बाद जो सिंहासन है उस पर इनका अधिकार हो जाता है, जो मलिक काफूर हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाता है, और जो राजा के एक पुत्र थे जिनका नाम मुबारक शाह था, उनको मारने के लिए ये कुछ शाही सैनिकों को भेजते थे जो अलाउद्दीन के काफ़ी करीबी थे। वो लोग उसको मारने के लिए जब जाते हैं तो जो राजकुमार हैं उनको उनके वफादारी का जो है याद दिलाते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे थे, और अपने हीरो का हार उनको देते हैं, बदले में और भी पैसा देने का लालच दे करके वापस भेजते हैं। और वो लोग जाते हैं वापस, जो मलिक काफूर हैं उनकी हत्या कर देते हैं, और जो मुबारक शाह है ये मुबारक शाह खिलजी के नाम से शासक बन जाते हैं। और इन्हीं का नाम आप देखेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है, और इनका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी है, 4 साल का शासन है। ये काफ़ी जो है विचित्र प्राणी हैं। इनके बारे में विद्वान कहते हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा अयोग्यता थी, ये बहुत विलासी प्रवृत्ति के थे, और साथ ही मतलब पढ़ के भी थोड़ा अजीब लगता है कि ये जो है मोस्टली दरबार में बिना ड्रेस के आ जाते थे, बिना कपड़े के आ जाते थे, और इनको बिना कपड़े के लोगों का संगत बहुत पसंद था। ऐसे किताबों में लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं। ज़्यादातर ये टाइम जो है ऐसे ही संगीत में और ड्रिंक करने में ही बिता देते थे, क्योंकि पता है जब भी कोई शासक बहुत ज़्यादा कठोरता से कार्य करता है तो उसके बाद उसके बच्चे विलासिता में ही डूब जाते हैं। और ये माना जाता है कि ये समलिंगिक भी थे, यानी कि पुरुषों के साथ भी रहते थे और महिलाओं के साथ भी रहते थे। और उसी में एक व्यक्ति जिसको ये सबसे ज़्यादा अपना विश्वास पात्र मानते थे, या जिसको सबसे ज़्यादा इन्होंने छूट दे रखा था, जिनका नाम था खुसरो शाह
ये आगे चल कर के इनके लिए काफ़ी घातक सिद्ध होते हैं। जो लोग थे उन्होंने इनको आगाह भी किया कि आप उनको ज़्यादा सर ना चढ़ाएं, लेकिन इन्होंने जो उनको गुजरात का अधिकारी भी बना दिया और उनको 40,000 सेना रखने की अनुमति भी दे दी। आगे चल कर के वही इनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल सिद्ध हुआ। 4 सालों के शासनकाल के बाद इनको जो है मार दिया जाता है। जो ये मुबारक शाह खिलजी हैं, इनको खुसरो के द्वारा बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाल पकड़ के घसीटा था उन्होंने फर्श पर, और बाद में उनका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन ये जो खुसरो शाह हैं, ये भी ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाए। जिस तरह से इन्होंने राजा को मारा और सिंहासन पर बैठे उससे जो जनता है, जो सैनिक है या जो दूसरे अधिकारी हैं, वो काफ़ी नाराज़ हो गए और कम से लगभग मुझे लगता है 5 महीने के शासनकाल के अंदर ही फिर इनकी भी हत्या कर दी जाती है, सेम वैसे ही जैसा इन्होंने मुबारक शाह के साथ किया था। और ये करने वाले जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे, जो कि खिलजी वंश में एक सरदार थे, काफ़ी वफादार सरदार, जिन्होंने मलिक की उपाधि धारण कर रखी थी और उन्होंने ही राजधानी में प्रवेश करके इनकी हत्या कर दी थी। और उस समय के जो अधिकारी हैं उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप शासक बन जाइए, लेकिन वो शासक बनने से मना करते हैं। कहते हैं कि अगर खिलजी राजवंश में कोई भी उत्तराधिकारी बचा हो, राजकुमार बचा हो, तो वो शासक बन जाए, हमें शासक नहीं बनना है। लेकिन संयोग से सारे जो भी उत्तराधिकारी थे वो मार दिए गए थे, कुछ मलिक काफूर के द्वारा और बाकी दूसरे लोगों के द्वारा। तो वहाँ पे जो ये हैं मुबारक शाह खिलजी के बाद जो राजा बनेंगे, जो मेन उसमें आएंगे, वो मोहम्मद बिन तुगलक के जो बड़े चाचा हैं वो बनेंगे गयासुद्दीन तुगलक, और एक नए राजवंश का नींव पड़ेगा तुगलक वंश का, जिसको हम कल देखेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।